आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। गंडक नदी की गोद में बसा एक ऐसा शहर जो अपने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। मां सीता ने अपने दोनों बेटों लव और कुश को यहीं जन्म दिया था। प्रभात खबर की टीम आज उसी पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, जहां कभी महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। आज इसी धरती से, इसी वाल्मीकि नगर की धरती से हम चुनावी चौपाल कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनके ठीक सामने मंच पर प्रतिनिधि भी मौजूद है। हम जनता की समस्याओं पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा विषय भी जनता के मुद्दे ही हैं। हम यहां जनता की बात करने आए हैं, उनके सवाल होंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अनिकेत है और आप प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम बिहार में एक महाअभियान चला रहे हैं, जो हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा सीटों में हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र में दिन गुजार रहे हैं। लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग चौराहों पे चलते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं और शाम को किसी एक खास जगह पे हम चौपाल लगाते हैं, जहां जनता भी मौजूद होती है और उनके सामने उनके जनप्रतिनिधि भी मौजूद होते हैं। तो आज के इस चौपाल में वाल्मीकि नगर की जनता का बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले मैं अपने जनप्रतिनिधियों का एक बार आप लोगों से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव जी हैं, विधायक प्रतिनिधि है। उन तालियों के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत कीजिए। हमारे साथ राजद नेता नसरुद्दीन अंसारी जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ समाज सेवी विनय सिंह जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जदयू प्रखंड अध्यक्ष रंजन यादव जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं, वो चंद सेकंड में अपनी बात को रख ले, चंद मिनटों में अपनी बात को रख ले, फिर सवाल जवाब का हम दौर शुरू करेंगे। शुरुआत हम विधायक प्रतिनिधि जी से करेंगे। उमेश श्रीवास्तव जी, अपनी जनता के लिए जो भी आप एड्रेस करना चाहें। धन्यवाद। प्रभात खबर का जो इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से हमारे बीच में है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। जनता है, हमें 10 साल से देख रही है, विकास की क्या गति है। सवाल होंगे तो उसके जवाब भी होंगे। जो हमसे बन सकता था इस 10 साल में, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे लोकल हैं और ये समझ रहे हैं कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, तो सवाल भी होंगे। निश्चित रूप से उनका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। विधानसभा स्तर पर माननीय विधायक रिंकू सिंह के प्रतिनिधि होने के कारण विधानसभा स्तर पर मैं तैयार हूं उन सवालों के जवाब के लिए जो जनता के द्वारा मेरे पास रखा जाएगा। ठीक है, हम नसरुद्दीन जी के पास चलते हैं। सर, चंद शब्दों में अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद। पटेल, यहाँ की समस्या है जनता की कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है, इलाज करने के लिए यहाँ 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर बगहा जाना पड़ता है। बगहा जाना पड़ता है। जब तक ज़्यादा बीमारी होने पर रास्ता ही में दम तोड़ देता है मरीज लोग। यहाँ हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से यहाँ जो बॉर्डर है सील हो गया। यहाँ के जनता के दुकानदारों को बहुत रोजगार में दिक्कत हो गया है। जो एसएसबी है, जो वहाँ से नेपाल से लोग आता है, बेटी रोटी का रिश्ता है, नेपाल से लोग आता है, उसके साथ बहुत तंग होता है। उसको सारा चेक किया जाता है, वो सब आना नहीं चाहता है। सब यहाँ पर दुकानदार लोग को बहुत दिक्कत हो गया है, रोजगार सब बंद हो गया है यहाँ पर। ठीक है। विनय जी। प्रभात खबर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो चुनावी सरगर्मी है और इस संबंध में जो हम सबों का राय जानने आए हैं, वाल्मीकि नगर जो प्रतिनिधि उमेश जी ने बताया कि 10 वर्षों में जो यहाँ विकास हुआ है, जो सामने दिखता है। नसरुद्दीन जी ने भी कहा, जो एक राजद के प्रतिनिधि हैं, कि अस्पताल की व्यवस्था की बात। तो अस्पताल पूर्व में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है। कुछ टेक्निकल कारणों से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास नहीं हो सका है। जो सरकार भी प्रयत्नशील है, जल्द ही हो जाएगा। और रोजगार की बात है तो पर्यटन के क्षेत्र में ये विश्व के
पटल पर एक प्रतिष्ठित व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। और अध्यात्म के रूप में भी हम सभी लोग माननीय विधायक के माध्यम से भी प्रयासरत हैं कि इसको अध्यात्म से भी जोड़कर, एक पर्यटन से अध्यात्म को जोड़कर एक ऊंचे मकाम को हासिल कराना, कि चूँकि यह आपके रामायण सर्किट से भी जुड़ने की बात है और बौद्ध सर्किट से भी जुड़ने की बात है, उसका हम लोग प्रयासरत हैं और आगे भी इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और हमारी मांग भी लोगों से है। हम रंजन जी के पास चलेंगे, उससे पहले मैं हमारे साथ एक नए अतिथि जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस नेता शत्रुघ्न पटेल जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे अभी चलते हैं हम रंजन जी के पास। रंजन जी, अपनी बात को रखिए। वाल्मीकि नगर के तपे भूमि पर प्रभात खबर का स्वागत एवं अभिनंदन है। पहले यहाँ जंगल राज हुआ करता था। आज हम लोग जिस स्थिति में यहाँ बैठे रहे, एकत्र हम लोग अभी बैठ नहीं सकते थे उस वक्त। अभी जंगल राज से बदलकर हम लोग कर दिया है मंगल राज, और जनता बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शत्रुघ्न जी के पास चलते हैं। चंद शब्दों में अपनी जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर सवाल जवाब की ओर हम चलेंगे। सबसे पहले प्रभात खबर की टीम की हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, और तमाम हमारे दर्शक जो बैठे हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद। अभी बगल में हमारे भाई बैठे हुए हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल राज, एक लालू प्रसाद यादव जी जंगल राज का प्रतीक नहीं थे, वो एक सामाजिक आज़ादी, सामाजिक लड़ाई के प्रतीक भी जाने जाते थे। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के आवाज़ को बुलंद करने का प्रतीक भी जाने जाते हैं। आज इस जो जंगल राज ठीक है, उस तरह की परिस्थिति था जो हो गया। आज मंगल राज जो चल रहा है बिहार में, मंगल राज में आज कोई भी ऑफिस में चले जाइए, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर और मृत्यु प्रमाण तक बनवाने के लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए, अगर बता दें कि उसमें रिश्वतखोरी नहीं हो रही है। मंगल राज का उदाहरण ये है। डबल इंजन की सरकार 2005 में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार, श्रीदेव मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। डबल इंजन चलाने के लिए फ्यूल वो मनमोहन सिंह जी डालते थे। जो 10 साल विकास के पटरी पर जो बिहार का विकास हुआ, वो नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद 14 के बाद विकास जो डबल इंजन का हुआ है, सिर्फ पलटा पलटी हुआ है और कहीं कुछ नहीं हुआ है। चूंकि हम वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के, कौन सा चौक है ये, गोल चौक पे बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे बात करें और स्थानीय चीजों पे बात करें तो ज्यादा फायदा जनता को होगी। हम इस पे बात कर लेते हैं। अब चूंकि सवाल का सिलसिला जारी है, अब शुरुआत करेंगे, हम सवाल की ओर भी चलेंगे। अभी नसरुद्दीन जी हॉस्पिटल को लेकर के बात कह रहे थे। मैं समझता हूं उस पे विधायक जी के जो प्रतिनिधि हैं उमेश जी, उस पे प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा, जो नसरुद्दीन अंसारी जी जो कह रहे थे। सर देखिए, चुनाव है तो पक्ष विपक्ष होना ही है। मैं जवाब नसरुद्दीन जी का ही नहीं, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी देना चाहूँगा, लेकिन शुरुआत स्वास्थ्य से लेकर करते हैं क्योंकि जनहित का मामला है। देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जनता के बीच में बैठे हुए हैं, जनता के बीच में दोबारा भी आना है और हमको पूरा विश्वास है कि जनता हमें समर्थन देगी। लेकिन मेरी क्या कठिनाइयां हैं, स्वास्थ्य समस्या की क्या कठिनाइयां हैं, अभी तक उसमें क्या परिवर्तन आया है, मैं चाहूँगा कि उसको मैं रखूं ताकि नसरुद्दीन जी के सवाल का जवाब मिल सके। स्वास्थ्य सेवा से संतुष्टि किसी को नहीं मिल सकती है, लेकिन एक चीज़ है कि कम से कम आधारभूत चीज़ जो होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ होना चाहिए, वो हमें उपलब्ध हो। ज़्यादातर लोग को नहीं पता है कि सबसे पहले ये गंडक डिपार्टमेंट का अपना स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, कालांतर में जाके परिवर्तित हुआ और स्वास्थ्य विभाग के अधीन गया। यहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति पहले सिंचाई विभाग के द्वारा होती थी, प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पे आते थे डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग से। अब यह टोटली स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। स्वास्थ्य विभाग जब इसको लिया तो इसको एडिशनल पीएचसी के रूप में वो स्थापित किया। एडिशनल पीएचसी की अपनी एक सीमाएं हैं, वो कहाँ तक क्या कर सकता है। जैसे वहाँ ओपीडी 2 बजे तक ही चलती है, डॉक्टर भी सीमित होते हैं। तो जब हम लोग ने यहाँ अस्पताल में परिवर्तन लाना शुरू किया तो पता चला कि सरकार का ही कुछ नियम ऐसा है जो इसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है, लेकिन हमारे जनता के अनुकूल नहीं है। चूँकि एडिशनल पीएचसी है तो उसकी एक सीमाएं हैं।
लगातार प्रयास के बाद अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित हो चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ कम से कम 8 डॉक्टर, 16 से ज़्यादा ANM और सारी सरकारी सुविधाएं जो होती है, यहाँ पे 40 बेड का अस्पताल, CSC का मतलब यही हुआ, यह होना है। आधारभूत संरचना की कमी है। आधारभूत संरचना का मतलब कि उसके लिए आवास और व्यवस्थाओं की कमी है। उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको मालूम है कि वो भूमि सिंचाई विभाग की भूमि है और सिंचाई विभाग की भूमि स्वास्थ्य विभाग को कैसे हस्तांतरित हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और हमको लगता है कि 80% ज़्यादा यहाँ का लोकल जो सिंचाई विभाग का ऑफिस है वो ये NOC दे चुका है और इस संबंध में मैंने DM साहब, जिला पदाधिकारी को भी सूचित किया जा चुका है और बहुत जल्दी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का भवन बनेगा और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं होती है वो यहाँ पे लागू होगी। ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस के चूंकि सबका जवाब हमको देना है तो हमें मौका भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रह गई कि जंगल राज मंगल राज की बात। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं ये जानते हैं कि 2005 के बाद क्या हुआ और 2014 की बात आप कर रहे हैं। मैं 2015 से यहाँ 2025 तक क्या हुआ उसकी भी चर्चा संक्षिप्त शब्दों में करना चाहूँगा। यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात के गवाह होंगे कि 4 बजे के समय से बाद हम लोग बगहा से नहीं आते थे। यही वाल्मीकि नगर के लोग हैं जो 3 बजे के आसपास अपहरण हो गया था। गोल चौक के ही लोग थे, देखिए 2 आदमी यहीं पे खड़े हैं। 3 बजे ही लोग का अपहरण हो गया, वहां बैठे हुए हैं, अपहरण हो गया था यहाँ 3 बजे। सबसे बड़ी बात है हम सुरक्षित रहेंगे तभी कमाने के बारे में भी सोचेंगे। 2005 के बाद सुरक्षा की भावना आई है। रह गया बात वाल्मीकि नगर के सम्मान की, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं वाल्मीकि नगर विधान सभा स्तर पर स्वास्थ्य की समझाएं या कोई भी समस्या हो उसके बारे में बताऊंगा। तो 4 बजे ही अपहरण हो जाता था। यही वो वाल्मीकि नगर है जहां बस का बस अपहरण हो जाता था। पूरे भारत के इतिहास में एक अजीब सा चीज था जहां पूरे बस का लोग को दस्युओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था। आज तो भावना नहीं है। बेटियां जाने के बाद लोग मना कर देते थे कि शाम में नहीं आना है। आज आप रात बिरात कहीं जा सकते हैं, 6 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। ये विकास नहीं तो क्या है? उस समय किसकी सरकार थी? उस समय किसकी सरकार थी? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उस समय किसकी सरकार थी? वही सरकार थी जो आज विकास की बात करती है। स्थानीय स्तर पर विकास की बात कर रहे हैं। आपने शुरुआत ही किया था वाल्मीकि जी का, लौकुश का। कांग्रेस के शासन और राजद के शासन काल में वाल्मीकि नगर नहीं था। यहाँ देखिए वाल्मीकि जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई है, वाल्मीकि नगर के मान सम्मान को बढ़ाने का काम जदयू शासन काल में और माननीय विधायक जी द्वारा ही किया गया है। आप यहाँ से चले जाएंगे, सदियों पुराना कोलेश्वर मंदिर है, गंडक के किनारे पथवे जो कहता है लोग कि मरीन ड्राइव है पटना का या मुंबई का। आज मेरा जो ही छोटा सा जगह है मरीन ड्राइव बन के तैयार है, लोग टहलने भी जाते हैं। और सदियों पुराने कोलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ है या क्या या वाल्मीकि नगर के सम्मान की बात नहीं है? रंजन जी नहीं अभी स्वास्थ्य सेवा बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने बोला है कि विधानसभा स्तर पर मैं बात करूंगा। देखिए जब हम लोग यहाँ शुरुआत किए थे 2015 से, आपको बता दें कि 2015 में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। एक सड़क हुआ करता था, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। धनहा विधानसभा के तरफ जो है, जो अभी वाल्मीकि परिसीमन के बाद वाल्मीकि नगर विधानसभा कहलाता है, वहां पे जो उस समय के स्थानीय विधायक थे उनके घर से लेके और बासी तक ही एक पक्की सड़क थी। पूछिए इन प्रतिनिधियों से, क्या है बात सही नहीं है? लोग जाने से डरते थे। अपहरण करके वहां खेत में छोड़ दीजिए तो सुबह तक अपहृत भाग नहीं पाता था, क्योंकि नाव भी चलती थी जो गंडक पार करने के लिए दस्युओं द्वारा ही चलाई जाती थी, तो भाग भी नहीं पाता था। स्थिति ये थी। आज सुरक्षा की भावना आई है, सुरक्षा की भावना आई है, स्वतंत्रता की भावना आई है। जन भावनाएं जो हैं उनको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 600 से ज्यादा सड़क, 50 से ज्यादा पुल पुलियों के द्वारा सारे पंचायत को मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है। आप कोई पंचायत का नाम बताइए, मैं वहां विकास की क्या गाथा लिखी गई मैं बताता हूं। क्योंकि वाल्मीकि नगर के स्थानीय लोगों को और जगह के बारे में मालूम नहीं है। वाल्मीकि नगर विधानसभा आपका 53 पंचायत का बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा है और 53 पंचायत में हमारा विकास कार्य चलता है। इसका उदाहरण भी है। इसका उदाहरण है कि 2015 में जो हम वोट पाए थे उससे 20,000 ज्यादा वोट से 2020 में हमने चुनाव जीता था। वो ये बतलाता है कि विकास की गाथा निरंतर चल रही है। रंजन जी बताइए, ये तो कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों और इनके लोगों का भरोसा है इन पे, विकास कार्यों को गिना दिया उन्होंने, क्या सोचते हैं आप? 100% भरोसा है।
माननीय विधायक जी ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा काम करवाए हैं अभी तक। अच्छा, अब वापस नसरुद्दीन जी पे लौटते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज की शुरुआत की थी हॉस्पिटल से लेकर के। तो जवाब उमेश जी ने दे दिया है, बताइए क्या कहना है इस पे। यहाँ पर और भी समस्या है, कॉलेज नहीं, अच्छी कॉलेज नहीं है, बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है। और यहाँ पर किसानों के लिए खाद जो 500 रुपया बोरा दिया जा रहा है, इस बार किसान के लिए कितनी तबाही हो रही है। ब्लॉक में जाइए तो वहाँ पर हर आदमी घूस मांगते हैं। यही लालू का सरकार था तो उसमें घूस नहीं लगता था। और ये जदयू का सरकार जब से हुआ तानाशाही हो गया है, अफसरशाही बढ़ गया है। ये क्या चीज़ है, अफसरशाही बढ़ गया है। शत्रुघ्न कोई जी, काम नहीं था, कोई कागज पर दस्तखत कराई तो पैसा दीजिए। वही राजद के लालू की सरकार थी, काम सबका होता था, सबको गरीबों का हक बोलने का दिया लालू ने, ब्लॉक में बोलने का हक दिया। शत्रुघ्न जी रखिए बात, उधर उमेश जी काम गिना रहे थे, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे। इसको लेकर कहेंगे यही बात, काम जो हुआ है ठीक है, हुआ है काम, विकास दिन प्रतिदिन देश आगे बढ़ रहा है तो काम तो कहीं ना कहीं होना ही है। लेकिन मूलभूत जो हम लोग का विधानसभा क्षेत्र है वाल्मीकि नगर, किसान संबंधित ज़्यादा, कृषि संबंधित लोग ज़्यादा हैं। आज दोन कैनाल के बाएं हिस्से या उत्तरी भाग कहिए, सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा। बारिश के भरोसे खेती हो रहा है, किसान परेशान है, समय से खाद नहीं मिल रहा है। आज खाद का देखिए हालत, आधार कार्ड लेकर दिन भर दुकान पर नंबर लगाने पे एक बोरा उपलब्ध हो रहा है। यही विकास है। इधर सिंचाई का व्यवस्था नहीं है सरकार द्वारा। आज तक मैंने 20 साल से सरकार है, आज तक कोई सरकारी मोटर का व्यवस्था नहीं है। यही तो विकास है। हाँ, तो अब लौटते हैं, चूंकि विनय जी बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं, उनके पास चलते हैं। खाद और किसान को लेकर के उधर नसरुद्दीन जी भी और इधर शत्रुघ्न जी भी बोल रहे हैं। खाद और किसान को लेकर के क्या स्थिति है सर? इधर ऑन ही रखिएगा सर, उसको ऑन ही रखिए। हाँ। जहाँ तक इनके समस्या की बात है कि खाद की बात है, तो इस पर आवश्यकता के हिसाब से इस पर डीएम महोदय ने भी कार्रवाई प्रारंभ की थी और इसकी खेप मंगाई भी गई है। हाँ, बात ठीक है कि कुछ जो गलत लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावी होने का प्रयास करते हैं कि भाई उनको कहीं ना कहीं अपना काम निकालना है। लेकिन सरकार का ध्यान है, अगर जो गलत करेंगे उनको सजा भी निर्धारित निश्चित रूप से की जाएगी। इसमें कहीं तो मत की बात सरकार कर भी रही है और लोगों को जहाँ तक उपलब्ध कराने की बात है संभव है, जो हो भी रहा है। रही बात सिंचाई की, जो बात इन्होंने बताई है अभी जी कि दोन कैनाल के जो उस तरफ की जो बात है, तो इसके लिए सरकार ने सुविधा प्रदान की है। लोगों ने पहले ट्यूबवेल का मामला आया था, उसके बाद फिर हर किसान को अपने लिए सब्सिडी दी गई है कि उसके लिए बोरिंग कराएं। सस्ते दर पर किसानों को बिजली की भी उपलब्ध कराया जा रहा है कि जो संभव हो पाएगा। वहाँ सर्वे कराया गया कि हम वहाँ फिर से एक नई नहर का निर्माण करा सके, लेकिन ऊंचाई होने का, टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण उसका निर्माण नहीं हो सका। कई बार माननीय विधायक और सरकार ने भी प्रयास किया है, लेकिन निरंतर करने के बाद जो विकल्प सामने है उसी पर हम विचार कर रहे हैं। लिफ्ट इरिगेशन पर भी सरकार चर्चा कर रही है, चेक डैम की भी पर भी सरकार काम कर रही है। तो धीरे धीरे कार्य हो रहा है। परेशानियां हैं, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कार्य भी उस पर निश्चित रूप से हो रहा है। ठीक है, चूंकि मैंने अपने शुरुआती दौर में ही कार्यक्रम के ये थोड़ा कहा सा था, समय लेना चाहेंगे जी जरूर लौटेंगे, चूंकि जनता भी है और वो सवाल आप ही से होगा सर सीधा, तो जवाब देने का भी मौका भरपूर मिलेगा। पहुंचते हैं लोगों के पास। क्या नाम है? कोई सवाल सामने बैठे जनप्रतिनिधि से जो भी पूछना चाहते हो आप रख सकते हैं। सवाल यही है कि गवर्नमेंट जो है बिहार सरकार, कौन कौन खाता, राज्य के खाता, ये सब इतना सिस्टम, ये सब चीज़ बंद करके ब्लॉक में लोगों को दौड़ाया जा रहा है। उसके बावजूद भी मान लीजिए पहले की जो सरकार थी उन लोगों को रसीद और पट्टा दी हुई है, आज के डेट में वह बंद है, उन लोगों को परेशान किया जाता है। ये तो बहुत बड़ा समस्या है इस विधानसभा का। और कुछ उस तरह के लोग हैं कि जब डरा कर धमका कर तुम्हारा ज़मीन नहीं है, तुम्हारा ज़मीन नहीं है, इस तरह की बातें करके लूट खसोट और बेच में लगे हुए हैं। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं।
लूट खसोट और डराने धमकाने की बात है, चलेंगे, उसका भी जवाब लेंगे। क्या नाम है? कलंदर कुशवाहा, जी, सवाल रखिए। रामपुरवा। सवाल रखिए। हमारे दादा हरिद्वार में बाढ़ में गए, वहीं दह गए हैं, तो बहुत कोशिश किए, कागज पत्र के लिए हरिद्वार से नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, थाना प्रभारी सब जांच बीच किए, उसके बाद में गवाही में बोले हरिद्वार में कागज आपको मिलेगा, उसके बाद में हरिद्वार भी नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला। अच्छा, तो ठीक है, इस पे भी हम जवाब लेंगे। इधर चलते हैं, कई युवा साथी भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम कुमार है। कोई सवाल? नहीं, मेरे हिसाब से कोई सवाल। चलिए, कोई सवाल नहीं है। क्या नाम है? पिंटू कुमार। कोई सवाल? वाल्मीकि नगर में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, हमारे अंकल जो उमेश अंकल बोले हैं, अच्छे बोले, लेकिन वाल्मीकि नगर में स्वास्थ्य विभाग बहुत ही खराब तो है। तो यहाँ रोजगार ठेला वाले, रिक्शा वाले और फल की दुकानें के लिए बहुत ही बेहतर होता। मैं सरकार से यही कहूँगा कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक है, तो 3 टॉपिक जो मुख्य तौर पर आए हैं, और मुझे लगता है कि उमेश जी के पास चलना इसके लिए ज्यादा सही होगा। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि उन्होंने कहा कि डराने धमकाने की बात रखी है, उन्होंने जो उनका हरिद्वार में जिस तरीके से कागज फंस गया है उसमें क्या कोई मदद की बात है, और तीसरा ये अस्पताल को लेकर के कह रहे थे। तीनों पे सर छोटी छोटी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रतिनिधि को हम धन्यवाद देते हैं कि अंततः जाके इस बात को माने कि विकास तो हुआ है, तो उसके लिए उनको धन्यवाद है। और रह गई बात सिंचाई की, भी बात चली थी, स्वास्थ्य पे हम आते हैं, एक बार चर्चा स्वास्थ्य पे हो चुकी है। सिंचाई की बात है तो उनको याद होना चाहिए कि दोन कैनाल की निर्माण कब हुई थी और उस समय शासन किसका था। दोन कैनाल का निर्माण अगर 2 किलोमीटर पीछे से हुआ रहता, जंगल के किनारे से हुआ रहता, तो ये समस्याएं नहीं होती। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का उत्तरी क्षेत्र ऊंचा होते होते हिमालय के रूप में परिवर्तित होता है, तो जहां से वो दोन किनाल नहर निकली हुई है उसके दक्षिणी भाग में तो सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन उत्तरी भाग में, चूंकि मैं बोला हूं कि विधानसभा स्तर पर मैं बताऊंगा, तो मेरे संतपुर सोहरिया पंचायत से चालू होता है और ये जाके और लक्ष्मीपुर सौराहा पंचायत तक जो मेरे विधानसभा के अंदर है, उसमें दक्षिणी क्षेत्र में समस्याएं हैं, उत्तरी क्षेत्र में समस्याएं हैं। ये समस्याएं पहले थी। आज 5 साल से जब नीतीश कुमार जी कृषि के लिए बिजली की व्यवस्था किए हैं, आप जाके देख लिए, अगर समस्या हो तो फिर हमसे बताएं। ये समस्या पहले की थी जो धीरे धीरे दूर हो रही है। अब है कि पोल लग रहा है, एग्रीकल्चर पोल लग रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड काम कर रहा है। आप जानते हैं कि कहीं से उठा के सीधे रख नहीं देना है, काम होता है, उसकी एक गति होती है। विकास निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है और सिंचाई के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। रह गई बात, उत्तरी क्षेत्र की चर्चा कर दिए, दक्षिणी क्षेत्र की चर्चा में जब आएंगे तो सैकड़ों की संख्या में गांव हैं जो माइनर के द्वारा सिंचित हो रहे हैं, एग्रीकल्चर फीटर के द्वारा सिंचित हो रहे हैं। मैं विकास जब बात कहता हूं तो विकास का केवल मतलब ये नहीं हुआ कि रोड, सड़क, पुल पुलिया बने। दूसरी एक बात आई थी ब्लॉक में, तो ब्लॉक में तो अब डिजिटलाइजेशन आ गया है, डिजिटल सब हो गया है। आपको आवेदन करना है और आवेदन में दिए गए समय पर, अगर आवेदन आपका सही है तो दिए गए समय पर आपको सर्टिफिकेट निकाल लेना है। दिक्कत कहाँ उत्पन्न होती है वो मैं बताता हूँ। मैं आज आवेदन करता हूँ और परसों हमको चाहिए, तो मैं परसों अगर चाहिए तो हमको ब्लॉक में जाना पड़ेगा, और जब हम ब्लॉक में जाएंगे तो किसी न किसी दलाल के चक्कर में पड़ते हैं और दलाल उनसे पैसा लेता है, उसका जिम्मेवार कोई सरकारी विभाग नहीं है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी मेरे प्रखंड में पैसे की मांग करता हो और कोई लिखित शिकायत अगर हमको करता हो और 30 के दिन के अंदर उसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई, फिर आप सवाल पूछने के हकदार हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि भ्रष्टाचार हो सकता है हो, लेकिन कम से कम ये तो नहीं है कि नौकरी के बदला कहीं जमीन लिखवा ली जाती है। ये भी तो मामला सामने आया था, जिसका शासनकाल था उसके द्वारा सैकड़ों की संख्या में नौकरियां दी गई। जब रेल मिनिस्टर थे सैकड़ों की संख्या में नौकरी दी गई और सबसे पैसा लिया गया, और जिसके पास पैसा नहीं था वो करोड़ों की जमीन भी लिखवाई गई। ये तो प्रमाणित है, तो वो तो नहीं है। हम अपनी सुविधाओं के लिए दलाल के चक्कर में हो सकता है कि पड़ गए हों, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं है। जानकारी मिलती है वो दूर होता है। यहाँ मेरे कई भाई बैठे होंगे, अंचल में रसीद नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है? रसीद फलाना जगह जमा करना है, 21 दिन के बाद मिलेगा। तो ठीक है, क्या चाहिए आपको? 2, 4, 5 दिन में मिल जाता। सुविधा हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
कितने आपके विद्यार्थी हैं जिनको जाति आय निवास चाहिए, दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, लेकिन मेरे पास जानकारी आती है, ससमय वो सर्टिफिकेट उनको दिलवाया जाता है। इसमें कई ऐसे लोग होंगे, हमारे भाई भी एक बार गए थे किसी कार्यक्रम के लिए, कई महिलाएं हैं जो नौकरी के नाम पर दौड़ती थी, केवल उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। हम लोग को जब जानकारी हुआ, आपको मालूम है सरकार द्वारा 20 सूत्री का वहाँ ऑफिस बना दिया गया इन्हीं सब समस्याओं के लिए। आपको मालूम है मेरे प्रखंड प्रमुख जो है सो कि प्रखंड कार्यालय में ही बैठते हैं, आप जब जाइएगा तो वहाँ पे उपलब्ध होंगे। ये सब क्या है? सुविधा लेने का तरीका है, लेकिन आम जनता को जानना चाहिए, दलालों को छोड़ के उनके जो उसके महातत हैं उनके पास पहुंचना चाहिए, संबंधित अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए। उनके द्वारा अगर पैसे की मांग की जाए, हमको लिखित शिकायत करें। एक और सवाल था सर, छोटा सा, हॉस्पिटल को लेकर के। हाँ, हॉस्पिटल के लिए बता रहे हैं भाई, एकदम सही सवाल किए हैं। पहुंचेंगे, जवाब ले लें पहले। जी सर। भाई एकदम सही सवाल किए हैं। अस्पताल के मामले में लेके मैंने पहले ही बताया है कि सुधार आ रही है, और मैं यहाँ गारंटी देता हूँ, आप चले जाइए अस्पताल में, चले जाइए, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। प्रत्येक माह देख लीजिए, प्रत्येक माह ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। आखिर हम गणना कैसे करते हैं? रोगी कितने पहुंच रहे हैं, इस आधार पर हम गणना करते हैं। ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है, प्रसूति महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुविधाओं में थोड़ा सा अभाव हो सकता है, लेकिन वहाँ बैठे हुए डॉक्टरों में कमी इसलिए नहीं है कि जो भी हैं वो 100% दे सकते हैं। इससे संबंधित एक और जवाब देना चाहूँगा जो जनता द्वारा नहीं रखा गया। जी, शुरुआत में मूलभूत सुविधा का अभाव था। जब हम लोग 2015 में आए थे और हमारे माननीय विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह विधायक बने थे, तो विकास के नाम पर शून्य था। हम लोग सारे विभागों में घूमते थे कि कोई ऐसा कार्यक्रम जो पहले से चल रहा हो उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। उसके नाम पर शून्य था, तो हम लोगों ने जीरो से शुरू किया था, और स्वास्थ्य सेवा भी जीरो से हम लोग शुरू किए थे। लेकिन ये पाए कि अगर लगातार हम लोग इन समस्याओं से लड़ते रहें तो किसी का निराकरण समय पर नहीं होगा। आज कम से कम 2 चीज़, सड़क, पुल और जो राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित जो सुविधाएं हैं वो कम से कम अधिकतर जनता के पास पहुंच रही है। इस मामले में हमको खुद संतुष्टि है। आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोग भी बताएंगे, जहां 500 मीटर दूरी के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता था, यही एक जगह है सोनगढ़वा के पास का पुल, बगल में दरदरी है, जाने के लिए 5 किलोमीटर घूम के चलना पड़ता था मात्र 100 मीटर के लिए। खैंची घाट चले जाइए, जो रंजन यादव जी जो हैं प्रखंड अध्यक्ष, उन्हीं का गाँव है। खैंची घाट में 200 मीटर के लिए 7 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था बरसात के दिनों में। आज जाके देख लीजिए, पुल पुलियों से सारा चीज जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में हम लोगों ने स्वास्थ्य और सिंचाई को भी रखा था, लेकिन उसमें हम लोग एक चीज पाए कि अगर हम लोग डॉक्टर लाते हैं तो आधारभूत संरचना नहीं है। आधारभूत संरचना के लिए लड़ना पड़ेगा। आज आप देखिएगा तो प्रत्येक 2 पंचायत के बाद एक स्वास्थ्य विभाग का भवन बन के खड़ा है, जो एएनएम या अधीनस्थ कर्मचारियों के अंतर्गत चल रहा है। 2025 के चुनाव के बाद हमारा मुख्य मांग यही है, और हम उसके लिए संघर्ष भी करेंगे। आप लोग के भी सहयोग की जरूरत है कि जो भी आधारभूत संरचना स्थापित है स्वास्थ्य केंद्र के रूप में, उसमें डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति हो, इसकी हम कोशिश करेंगे। प्रत्येक 2 पंचायत के बाद कुछ उदाहरण देते हैं। वाल्मीकि नगर में है, सुविधा की कमी हो सकती है, आधारभूत संरचना यहाँ चाहिए। आप जैसे 2 पंचायत के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपके गुनौली में है, बीच में 2 पंचायत पड़ता है, चंपापुर गुनौली, लक्ष्मीपुरम पूर्व और संतपुर सोहरिया। उसके बाद चंपापुर गुनौली में है, नौरंगिया दरदरी में भवन बन के तैयार है, आपका बेलहवा मदनपुर में भवन बन के तैयार है। 2 पंचायत के बाद पीएचसी आपका हरनाटांड पड़ जाता है। 2 पंचायत के बाद बिनवलिया बोत्सर में आपका भवन तैयार है, आपका नौरंगिया जिमरी नौतनवा में आपका तैयार है। लक्ष्मीपुर सौराहा, जहां जाके मेरा विधानसभा समाप्त होता है, वहां तक आधारभूत संरचना स्थापित है, भवन बन के तैयार है, छोटे छोटे कर्मचारियों एएनएम के सहारे है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस आधारभूत संरचना का फायदा आपको 2025 के बाद मिलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल, आधारभूत संरचना की बात हो रही थी, फसल और सिंचाई पे बहुत जोर दिया गया है अब तक के कार्यक्रम में। अब मैं चाहता हूं कि मैं छोटा सा नसरुद्दीन जी को और हमारे साथ विनय जी हैं, दोनों से मैं शिक्षा पे बात करना चाहता हूं। वाल्मीकि नगर में शिक्षा को लेकर की क्या स्थिति है सर? बहुत कमी है, बताइए विभाग से बहुत कमी है। थोड़ा प्रकाश डालिए उस पे। मास्टर सही नहीं बैठते हैं। इस सरकार मास्टर लोग को कभी दे देता है कि गांव के सर्वे करो, हाई सर्वे करो, यह करो, वह करो, इसी में उलझाए रहता है सरकार। पढ़ाई शिक्षा नहीं हो पाती है। और किसान की भी बात हम कर रहे हैं।
सरकार यही सुविधा कर रही है। किसान को आज 500 रुपये बोरा यूरिया किनना पड़ता है, दिन भर लाइन लगने पर 1 बोरिया मिलता है, और डाई जो है 1800-2000 रुपया बोरा मिलता है। यही किसान की सुविधा, यही सरकार की सुविधा है। ठीक है, किसान पे बात हो गई है, मैं शिक्षा पे पूछ रहा था। विनय जी, चूंकि आप समाज सेवी हैं और शिक्षा की बात हो रही है, क्या सोच रहे हैं विधानसभा को लेकर के वाल्मीकि नगर में? एक्चुअली शिक्षा के विषय में तो बहुत सारा विकास हुआ है वाल्मीकि नगर में, और वाल्मीकि नगर नहीं पूरे बिहार में हुआ है। हर पंचायत में एक +2 विद्यालय स्थापित हुई है, और शिक्षक भी हैं, और बीपीएससी से शिक्षक और हर विषयवार शिक्षक जो आए हैं वे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा भी रहे हैं। रही बात पूर्व की बात है, उसमें बहुत काफ़ी पहले जो था और आज में बहुत काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। पहले परेशानी थी, अब ऐसी परेशानी नहीं है। +2 विद्यालय हर जगह जहाँ जहाँ स्थापित है वहाँ बच्चों की पर्याप्त संख्या भी है, गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार है। तो रही बात डिग्री की बात, तो डिग्री कॉलेज का एक मानक है कि अनुमंडल में केवल एक ही जगह सरकार स्थापित करती थी, लेकिन अब एक्सेप्शन में हमारे यहाँ, हमारे विधानसभा हमारे यहाँ विधानसभा में उस पार भी डिग्री कॉलेज स्थापित होने का प्रस्ताव आया, जो पारित भी हो गया है, जो उस पार भी जो बन रहा है। तो डिग्री कॉलेज की जो बात है वह तो आस पड़ोस में और भी है। पहले तो बेतिया के पहले कहीं एक भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं था। यह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज में लगभग 15 वर्षों तक मैंने भी योगदान दिया है, तो मुझे उसका पूरा भान और ज्ञान है। तो इसके पहले कहीं नहीं था एफिलिएटेड कॉलेज थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से टैग करके अपना फॉर्म वगैरह भरते थे। अच्छा। लेकिन आज की स्थिति है कि इंटरमीडिएट के लिए हर पंचायत में +2 विद्यालय हो गया, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। इंटरमीडिएट के लिए भी बहुत सारे विद्यालय बगहा वगैरह में प्राइवेट है या उसका सरकारीकरण हो रहा है, उसका एफिलिएशन हो चुका है, तो वो समस्या नहीं रही है। बहुत काफी सुधार हो चुका है, और +2 तक तो कहीं दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो उसका समाधान भी सरकार कर रही है। शत्रुघ्न जी, कैसी शिक्षा व्यवस्था है वाल्मीकि नगर में? शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। आज इधर से सारे बच्चे को अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में जाकर पढ़ाई अपनी करनी पड़ती है। ये बाकी ये केवल राजनीति बात नहीं बता रहे हैं, हमारा ही बच्चा है, बाहर पढ़ते हैं सब। बिल्कुल, बस यहाँ भवन बन गया है, बहाली हो गया है। पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जीरो व्यवस्था है। अच्छा, भवन तो बना है, हर पंचायत में भवन बड़ा है, तो भवन बना देने से ज्ञान नहीं बढ़ जाएगा। उसके लिए सिस्टम होना चाहिए ना, पढ़ाई के लिए। भवन बना है, बस कागज में चल रहा है, खाना पूर्ति में चल रहा है सब। बाकी जमीनी हकीकत है, यहाँ का जो छात्र है मैट्रिक इंटर के बाद सब पलायन कर चुके हैं बाहर, अन्य राज्यों में, अन्य पटना, मोतिहारी, गोरखपुर, दिल्ली जाके पढ़ाई करते हैं। वो व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। तो गरीब से गरीब का बच्चा घर से जो भी रूखा सूखा है खाकर अपनी पढ़ाई डिग्री पूरा कर लेता, लेकिन आज जाकर रूम भाड़ा लेना है, खाना है, सारी व्यवस्था करने में एक गार्जियन का कमर टूट जाता है। यही व्यवस्था है बस। चूंकि ये प्रभात खबर का जो कार्यक्रम है इलेक्शन एक्सप्रेस, हम एक दिन में एक विधानसभा के लगभग 8 से 10 चौराहों पर जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी क्रम में जब हम नौरंगिया चौक पे पहुंचे थे, तो वहां कुछ लोगों ने ये बताया कि यहाँ स्कूल को लेकर के काफी समस्या है। एक स्कूल में शायद अब वो जमीन का कोई मामला फंसा हुआ है। वहां कई लोगों ने जोर दे करके उस पे बात कही है। मैं छोटी सी प्रतिक्रिया रंजन जी आपसे चाहूंगा, उसके बाद फिर उमेश जी के पास चलेंगे। वहाँ की जो स्कूल की समस्या है, सबसे पहले जमीन की समस्या है। स्कूल को हम लोग स्वीकृति दे दिए थे, लेकिन कुछ वहाँ कब्जा किए हुए हैं, तो गांव वाले करेंगे। अपना आवेदन के साथ हम लोग को यहाँ दें कि यहाँ फलाना आदमी वहाँ के गांव के छेका हुआ है, उसको कब्जा किया हुआ है, इसे हम आवेदन पर काम करेंगे उस आवेदन पे। तो यही हम बार बार वहाँ के पंचायत के लोगों को कहना चाहेंगे कि आप आवेदन दीजिए, हम आवेदन पर काम करना, अपना काम करेंगे, और वहाँ स्कूल का हम शिलान्यास भी करवाएंगे। उमेश जी, और नौरंगिया का जो मामला बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में है, और ये करीब करीब 4 साल से मामला चल रहा है। एक्चुअली वहाँ परेशानी ये है कि उत्क्रमित करने के बाद से नए भवन की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए संबंधित विद्यालय के पास भूमि नहीं थी। जैसे कि उस समय में, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार में, उस समय में एक स्कूल बन गया, बाद में उसको उत्क्रमित किया गया तो नई बिल्डिंग बननी है, नई बिल्डिंग बनने के लिए ज़मीन चाहिए, और वो अब समय चला गया जब लोग बाप दादा के नाम पर 1-8 एकड़ ज़मीन दान में दे दिया करते थे। अब तो हमें उस भूमि की तलाश करनी है जो सरकारी हो, और सरकारी भूमि आसपास पे नहीं है।
और जो सरकारी आसपास भूमि है उस पर पहले से गरीबों के द्वारा, गरीब समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उनको समझाने की कोशिश हो रही है ताकि उनको वहां से हटा के कहीं दूसरे जगह बसाया जा सके। क्योंकि स्कूल उत्क्रमित है तो अगला भवन जो 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर तो बनाया नहीं जा सकता है। तो ये चल रही है, समस्याएं हैं। अब है क्या कि विपक्ष का काम है समस्याओं को ही बताना। जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि को मैं बार बार धन्यवाद इसीलिए दे रहा हूं कि वो मेरे द्वारा किए गए कार्य पर भी मुहर लगा रहे हैं। नहीं तो विपक्ष का तो काम ही समस्या समाधान के लिए बराबर लड़ते रहना। समस्याएं आती है, समाधान करने का नियत होना चाहिए और नीति होनी चाहिए। नीति सरकार के पास है, नियत हम लोग के पास है, लेकिन समस्याएं तो लगातार आती रहेंगी और उसका समाधान भी निरंतर चलते रहेगा। यह ऐसी समस्या जिसका समाधान ही नहीं हो रहा है, मेरे विधानसभा में ऐसी कोई समस्या नहीं है। सब पर कुछ न कुछ कार्य हुआ है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। शिक्षा के बारे में हमारे समाज सेवी विनय भैया ने बताया है। शिक्षा के बारे में एक और जानकारी दे देते हैं। यहाँ ऐसा भी एरिया रहा है जहाँ लोग, बच्चियाँ सुबह में 7 बजे तैयार होके 8 किलोमीटर दूर स्कूल में जाती थी। यही एक पंचायत है, नौरंगिया दरदरी पंचायत। वहाँ 8वीं के बाद सुविधा नहीं थी। और सुविधा कहाँ थी? तो सुविधा ये थरुअट का एक क्षेत्र है, एक बाजार है हरना टांड, वहाँ पे वो सुबह निकलती थी नदी नाला पार करते हुए। चूंकि आप बताए हैं कि नदी नाला पर पुल बनना 2015 के बाद चालू हुआ था, उस समय वो सुबह में निकलती थी और रात में 7 बजे घर पहुंचती थी। जाने में पैदल 2 घंटा समय लगता था, आने में 2 घंटा समय लगता था। और अपराध अपने चरम पर था तो 2 आदमी एक्स्ट्रा लगा रहता था। गांव का लोग डिप्यूट करता था कि तुमको सबको लेके जाना है और सबको लेके आना है। मैंने वो दिन भी देखा है। ठीक है, वो दिन के बारे में वो लोग बताएंगे जो कम से कम 40 साल के हैं। ये नए लड़के जो 25 साल 30 साल के हैं उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे। तो शुरुआत हुआ है। निश्चित रूप से प्रत्येक पंचायत में 10th प्लस 2 विद्यालय है, जैसा कि इन्होंने बताया। डिग्री कॉलेज की बात है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज बन सकता है। दूसरे के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। आपका वाल्मीकि नगर ही विधानसभा ऐसा है जहां बितहा साइड में जो गंडक पार का क्षेत्र है वहां डिग्री कॉलेज के लिए घोषणा हो चुका है और बहुत जल्दी भूमि की तलाश हो रही है। बहुत जल्दी यहाँ के लोग यहाँ का डिग्री कॉलेज वाल्मीकि नगर के विधानसभा का जो ये 20 पंचायत है, बहुत जल्दी बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। डिग्री कॉलेज कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक पंचायत में बनाया जा सके। शिक्षा जो है वो अत्यधिक अच्छी शिक्षा लेने के लिए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लेने के लिए लोग दूर दूर जाते ही हैं। इसमें ये कह देना कि हमारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ते हैं तो ये सार्थक चीज नहीं हुआ। आगे तो जाना ही है। अब जैसे हम 10th प्लस 2 करेंगे तो हम क्या गारंटी है कौन बच्चा चाहता है कि इंजीनियरिंग करें, कोई डिग्री लेना चाहता है। इंजीनियरिंग अगर वो करना चाहता है तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना ही होगा। ITI की जरूरत पड़ेगी तो आपके विधानसभा में सेमरा में ITI ऑलरेडी उपलब्ध है। तो दूरस्थ लोग जाते हैं शिक्षा के लिए और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए जाते हैं। इसमें कहीं किसी को माने इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बेसिक शिक्षा प्राप्त हो रही है कि नहीं वाल्मीकि नगर विधानसभा के अंतर्गत पंचायत स्तर पर, इस बात पर हम लोग ध्यान दिए हुए हैं और बेसिक शिक्षा सबको पढ़ाई हो रही है। शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ये प्रभात खबर से बेटर कौन जान सकता है। और कहने के लिए तो 6 महीना के अंदर हमारे राजद के भी साथी कहते ही हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वो तो कहते कि मेरे द्वारा हुई है। तो जब आपके द्वारा शिक्षक की नियुक्ति हुई है और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए हुई है तो इतना विश्वास रखिए कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल ही रहा होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से हम जनता के बीच चलेंगे। अगर आपके पास सवाल है तो अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम एक एक कर उनके पास पहुंचेंगे। जी, क्या नाम है? रंजीत कुमार नाम पड़ेगा जी। सवाल सवाल मेरा यही है कि अभी हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है ये बहुलक क्षेत्र माना जाता है यहाँ पे। और हम लोग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जंगल के एरिया के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। हम लोग के यहाँ सांप, अगर बिगदर सांप निकल जाता है, विष वाला जो सांप निकल जाता है, अगर काट लेता है किसी को तो हम लोग को नेपाल के भरोसे रहना पड़ता है या यहाँ से 35 किलोमीटर दूर हम लोग को बगहा जाना पड़ता है। तो क्या माननीय विधायक जी से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या 10 साल के अपन शासनकाल में उन्होंने इस बात को सरकार तक पहुंचाया है या इस संबंधित चीज पे क्या किया है वो? ठीक है, सवाल
का जवाब ले लेंगे। जो प्रतिक्रिया होगी हम लेंगे। जी, नाम बताइए। देवेंद्र यादव। सवाल है सर कि हमारे वाल्मीकि नगर क्षेत्र में जो पशुपालन का मवेशी अस्पताल है वो बहुत दिनों से लमसम दशकों से बंद है। इस पे हमारे जनप्रतिनिधि लोग एकदम सोए हुए हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं। और विकास की बात है, वाल्मीकि एक भी पोल देख लीजिए, एक भी लाइट नहीं है। हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ है, बाकी छोड़ दीजिए विकास हुआ है लेकिन जो चाहिए वो देखिए सामने लाइट है ना, एक लाइट नहीं है, पूरा निकार है, लाइट नहीं है। कोई भी पोल देखिएगा लाइट नहीं है वहाँ। आपके प्रतिनिधि इसका जवाब जरूर देंगे, जो हमारे सामने हैं और उन्होंने सवाल सुन भी लिया है, तो जवाब वो दे देंगे। अगला सवाल हम ले लेते हैं। मेरा भी उनसे यही सवाल है कि यहाँ गोल चौक में सोलर लाइट के लिए कितना दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोलर लाइट लग जाए, ताकि यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं उनको सुविधा मिले और रात को यहाँ जो चोरी जो होती है वह बहुत हद तक रुक सकता है। ठीक है, सोलर लाइट और एक सवाल इनका क्या था सवाल? सर्पदंश वाला। ठीक है, प्रतिनिधि जी सुन चुके हैं और उन्होंने बकायदा नोट भी किया है चीजों को जवाब देने के लिए। तो सर आप ही के पास चलते हैं। केवल सर्पदंश ही नहीं, वाल्मीकि ने अनुसूचित जनजाति जाति को नहीं जोड़ना है, पहली चीज। उसके पीछे कारण बता रहे हैं। हाँ, कारण बता रहे हैं। देखिए, हमारी चुनावी गतिविधि जाति पे आधारित नहीं है, हमारी चुनावी गतिविधि संप्रदाय पे आधारित नहीं है, हमारी चुनावी गतिविधि केवल और केवल विकास पे आधारित है। चूंकि नहीं हम बता रहे हैं आपको, आपके सवाल का जवाब लेने जा रहे हैं। आपने सवाल का आपको पूरा समय दिया है, जवाब का भी पूरा समय मिलना चाहिए। तो आप अनुसूचित जनजाति जाति का ही नहीं कहें, ये कहें कि यहाँ पे जंगल के किनारे रहने वाले जितने लोग हैं, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, सांप तो सबको काटता है, वो तो जाति प्रमाण पत्र देख के काटेगा नहीं। तो केवल वही बात नहीं है। अब रह गई बात कि हमने पहले भी बताया है कि हम लोग शुरुआत जब किए थे तो अस्पताल शून्य था। आज मैं ये रिकॉर्ड ही देख रहा था। चूँकि आपके बात का जवाब हम देंगे, उस क्रम में एक और चीज़ बता रहे हैं, मवेशी अस्पताल वाली। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं और सारे चीज़ को धरातल पर उतार देंगे। जो चीज़ हमारे द्वारा छूट गई है उसको निश्चित रूप से, मेरे 53 पंचायत में आपको मालूम होना चाहिए कि पांच प्रखंड में बंटा हुआ है और 5 प्रखंड में हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आज के डेट में पंचायत घूम के वहाँ के समस्याओं का वो संकलन कर रहे हैं। चूंकि हमारी कार्रवाई उसी समय चालू हो जाती है जब विधानसभा समाप्त हो जाता है, और जैसे 24 नवंबर को आपका नया विधानसभा सत्र चालू होगा, उसके 1 महीने के अंदर उन सारे कार्यों पर जो हम इस पंचायत में घूमने के दौरान हम पाएंगे, चुनावी कार्यक्रम के अंतर्गत जो पाएंगे, उसको हम लोग जनवरी से ही करना शुरू कर देते हैं। और मैं देवेंद्र भाई को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैंने नोट किया है, मवेशी अस्पताल की समस्याएं हैं। कालांतर में यहाँ पे मवेशी अस्पताल थी जो धीरे धीरे लुप्त हो गई, और मवेशी अस्पताल क्यों लुप्त हुआ ये राजद और कांग्रेस के साथी हमारे बेहतर बता सकते हैं। चूंकि उसका घोटाला ही उसको ले डूबा और उसका जिन अभी तक इन लोगों का पीछा ही नहीं कर रहा है। हमारे आम साथी भी इससे समस्या ग्रसित हैं, तो इसका देन वहीं पे हो गया था। बीज आज बोते हैं तो तुरंत फसल थोड़ी ना कटता है, तो ये लोग जो बीज रोपा था उसी का हम लोग फसल काट रहे हैं। और आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये समस्याएं हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हमको क्या करना चाहिए, इस बात में मैं एकदम इस बात को स्वीकार करता हूं कि मवेशी अस्पताल होना चाहिए। अब आपके पास आ रहे हैं, चूंकि अस्पताल मवेशी का हो और आदमी का हो, इसी का क्वेश्चन ज़्यादा है। बिल्कुल। तो मैं आपको, आप शायद लेट से आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने बोला है CSC जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही ढेर सारी व्यवस्थाएं होती है। बेड होता है, हर किस्म का दवा होता है, वहाँ डॉक्टर होते हैं, संबंधित डॉक्टर भी होते हैं जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। हम इस बात के एकदम गवाह हैं कि सर्पदंश की यहाँ पे कमी है। और एक और चीज़ है, हमने इस संबंध में प्रभारी से बात किया था आज से 1.5 साल पहले स्वास्थ्य समिति की बैठक में। उन्होंने बोला कि अगर सांप काट लेता है तो उसकी दवा मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन जिसको काटा है उसके अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्योंकि बगल में जिस समय स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब थी, सर्प कटने के बाद नेपाल में, चूँकि वहाँ पे सेना का एक अस्पताल है जहाँ इसका इलाज होता है सही गति से, तो लोग वहाँ जाने लगे और ठीक होके आने लगे। तो ये कि परंपरा ही चल निकली कि सांप काटे तो नेपाल में आप जाइए, दवा यहाँ भी उपलब्ध है भाई। लेकिन आप जब 1 बार 2 बार जाइएगा, आपकी ताकत जब हमारे साथ आएगी तो निश्चित रूप से में 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देखिएगा कि ये समस्याओं के लिए भी
आपका अस्पताल तैयार रहेगा। अभी के डेट में पीएचसी हरनाटांड में तैयार है, क्योंकि वहाँ स्पेशलिस्ट उसके डॉक्टर भी हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। एडिशनल पीएचसी आपका वाल्मीकि नगर रहा है, जो अभी सीएससी में बदला है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला है। जल्दी ही यहाँ पे उन सुविधाओं का भी आपका निदान हो जाएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आप जी पहुँचेंगे जी बताइए। हम सर को लगा है कि हम SC/ST हम बहुलक क्षेत्र की बात किए हैं। दूसरी चीज, अभी बोल रहे थे कि हम जाति के राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। लोग यहाँ पे अभी थर्वट अभिकरण क्या है? जाति का राजनीति नहीं करते हैं तो क्या है वो? इसके अलावा तो इन लोग अभिकरण में क्या है कि क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति का कोई अभिकरण नहीं बनाया है लोग, पिछड़ा वर्ग का कोई अभिकरण नहीं बनाया है लोग, मतलब और किसी अन्य जाति का अभिकरण नहीं, केवल थर्वट अभिकरण का अभिकरण कैसे बन गया? ये इस पे हम पूछना चाहेंगे। ठीक है, जवाब देंगे। छोटी सी प्रतिक्रिया उस पर भी होगी। जी सवाल रखिए। वाल्मीकि नगर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है गरीबों के साथ है, जिसको आवास भी मिलता है तो उसको बालू नहीं मिल रहा है। देखिए, अस्पताल और सर्पदंश वाली चीजें थी, ठीक है, उसका भी जवाब हम लेंगे। जी एक छोटा सा सवाल, और चूंकि उमस भी बहुत है और जल्दी सवाल। कांग्रेस के राज में भी मोटर होता था, सब चीज होता था। मान नीतीश कुमार के राज में बहुत सुख शांति, हर एक चीज का फायदा हुआ है नीतीश जी के राज में। तो ठीक है, सवाल तो ये नहीं था, मुझे लगा ये जवाब ही दे गए। तो चलते हैं। चूंकि भाई ने उस पर कोई प्रतिक्रिया दी, उन्हें लगा कि कुछ पूछना चाहिए उमेश जी से, तो सर जवाब। दोनों बात पे जवाब देंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरा जवाब अपने विधानसभा से संबंधित होगा, और मेरे विधानसभा में निश्चित रूप से एक समुदाय है, थारू समुदाय, जिसके द्वारा थारू विकास प्राधिकरण बनाया गया है, कहा जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। आप जब जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेतिया में जो ऑफिस है वो अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति विकास अभिकरण है, उसके अंदर थरवट विकास प्राधिकरण आता है। उसके चूंकि अनुसूचित जाति और जनजाति में जनजाति अलग है, जाति अलग है, तो दोनों के लिए एक ही बनाया गया है ऑफिस, और उसी में नियुक्ति होती है सबकी। उसी के अध्यक्ष आपके डीएम साहब हैं। चूंकि उसका एक ब्रांच थरवट के लोग अपना एक संगठित बना लिया, सामाजिक संगठन थारू विकास करके एक संगठन है, तो उसमें से भी प्रतिनिधि जाते हैं। लेकिन उरांव से भी प्रतिनिधि जाते हैं, गोंड से भी प्रतिनिधि जाते हैं, और जो जातियां हैं अनुसूचित जाति उसके प्रतिनिधि भी जाते हैं, और वहाँ पे उन सारे योजनाओं का निवारण होता है। आप एक चीज़ बताइए, अगर ऐसा रहता तो उसके अंतर्गत जो थरवट विकास प्राधिकरण है उसके अंदर केवल कार्य थरवट में ही होता है। आप जाके देख लीजिएगा तो थरवट विकास अभिकरण के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं वो कहने के लिए है, जब थरवट में आता है तो होता है कि हमारे थरवट द्वारा पास हुआ है, लेकिन वो अनुसूचित जाति जनजाति विकास प्राधिकरण है, और उसी के अंतर्गत आपके बेतिया में RLSY में यहाँ के विधायक यहाँ के विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ एक विशाल हॉस्टल का भी निर्माण करवाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारे पास जानकारी की अभाव है। हम ये नहीं कहते कि आपका मंशा गलत था, लेकिन थोड़ी सी जानकारी की अभाव है, इसलिए आप ये क्वेश्चन किए हुए हैं। रह गई बात जाति की, तो आप एक चीज़ बताइए, 2015 में हम लोग निर्दलीय लड़े थे। हम लोग कहाँ किसी जाति का साथ लिए थे? सब ने मेरा साथ दिया था, सब ने हम पर विश्वास जताया था, और उसी का विश्वास का नतीजा है कि 15 से 2020 तक जो कार्य हुआ, उसके आधार पर 2020 के चुनाव में उससे भी 20,000 ज़्यादा वोटों से लोगों ने हमें जिताया था। कहाँ थी जाति? हमारे लिए हमारे विधानसभा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, सुविधाओं का लाभ सबको मिलेगा। हम लोग जाति देख के न सुविधा देते हैं, जाति देख के समस्याओं का निराकरण भी नहीं करते हैं, काम ऐसा करते हैं कि उससे सारे समाज का भला हो। ठीक है, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं। चूंकि क्या है कि हमारे साथ 4-5 अतिथिगण हैं, और मैं चाहूंगा एक एक करके मैं सभी के पास पहुंचूं। एक छोटा सा सवाल जो सबके लिए होगा, हम सभी इस पे जवाब देंगे जितने अतिथिगण हैं। शुरुआत में उमेश जी के साथ ही करूंगा। नहीं, शुरुआत हमसे नहीं कीजिए, या जाति हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ज्यादती। सारा लोग कहेगा कि सत्ता में है तो सवाल पहले हमसे किया जा रहा है, आप कांग्रेस के भाई से ही शुरू कीजिए। ठीक, सवाल पहले सत्ता से ही पूछा मैं इसीलिए पहुंच रहा हूं उमेश जी के पास, इसलिए पहुंच रहा हूं। सत्ता से ही पूछा जाता है। जी शत्रुघ्न जी, मैं उनके पास पहुंच रहा हूं। उमेश जी, सवाल ये है कि चुनाव सामने है, जनता भी सामने है, आप इस बार मैदान में किस मुद्दों के साथ वाल्मीकि नगर क्षेत्र उतर रहे हैं?
सवाल आपका जितना संक्षिप्त है, मेरा जवाब भी उतना ही संक्षिप्त है। जैसे वाल्मीकि नगर में मैंने विकास की गाथा को बताया, सुरक्षा की भावना को बताया, यही सारा मेरा मुद्दा रहेगा। मेरा मुद्दा जाति से नहीं रहेगा, मेरा मुद्दा संप्रदाय से नहीं रहेगा, मेरा मुद्दा किसी पार्टी के विशेष व्यक्ति से भी नहीं रहेगा। हमने जो अपने क्षेत्र में किया है जनता के सामने है, कहीं नहीं छुपाना है। हम अपने कार्यकर्ता भाइयों से भी बोलते हैं कि सही को सही बताना है, गलत को सही करने का कोशिश कभी नहीं करना है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पिछली बार से भी ज़्यादा वोट से, 1 लाख से ज़्यादा वोट से अगर सभी भाइयों का साथ रहा और मैं अपने विकास के कार्य को अपनी जनता के सामने रख सका, तो इसके माध्यम से अब की ऐसा रिकॉर्ड यहाँ बनेगा वाल्मीकि नगर विधानसभा की जनता के द्वारा कि इसकी गूंज पटना तक सुनाई देगी। चलिए अब हम नसरुद्दीन जी के पास चलते हैं। बताइए सर, जनता के लिए अब अंतिम मैसेज आप अपनी वाल्मीकि नगर के जनता के लिए आप अपना अंतिम मैसेज दीजिए, जो इस कार्यक्रम को अब इसके बाद हम समाप्त कर सकें। क्या आप दें जी, क्या कहें? नहीं, आप जो जनता से कहना चाहते हैं सर, खुला मंच है, जनता भी है, आप जो जनता से कहना आप ही चाहते के हैं, पास 2 कहने शब्द के लिए है, आप कह रहे हैं क्या कहें, 2 शब्द आप जो भी कुछ कह तो सकते हैं। कहिए। हम यही कहेंगे अगली बार मेरी सरकार बनेगी राजद का, और तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, और विकास पर काम होगा, नौकरी होगा, विकास होगा। अब यहीं पर देखिए, जितना ये बहरन वाले हैं लोग, उन लोग का अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है। मुखिया उप मुखिया लोग, सफाई अभियान बंद है। यही विकास हो रहा है, यही विकास हो रहा है। खाद किसानों को पूर्ति नहीं हो रहा है, किसान हाहाकार मचा हुआ है। यही सरकार के विकास है। ठीक है, विनय जी। हमारे प्रतिनिधि उमेश जी ने भी अपनी बातों को बड़े बेबाकी से रखा, नसरुद्दीन भाई भी अपनी बातों को रख रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और गूढ़ बात है कि वाल्मीकि नगर विधानसभा परिसीमन के पहले बगहा विधानसभा में था, और आज़ादी के बाद से जिसकी सरकार थी उसी के विधायक भी लगभग वाल्मीकि नगर इस क्षेत्र से जब बगहा का था तो हुआ करते थे। फिर भी विकास नहीं हुआ। लेकिन जो 10 वर्षों में जो विकास हुआ, यह वास्तव में एक मिसाल कायम है। क्योंकि हर गांव में निश्चित रूप से हर जो मुख्य सड़क से हर सड़क को जोड़ा गया, जहां महत्वपूर्ण नदियां थी जिससे जहां परेशानी होती तो वहां पुल बना, कुछ प्रस्तावित भी है जो बनेगा भी, तो विकास हो रहा है। और हम सबों को विकास पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, चाहे जो जिस भी दल के हों, क्योंकि सबका मुद्दा है विकास। और मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। नीतिगत विरोध हो लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए। और हम सबों का यही प्रयास होगा और शुभकामना भी है कि विकास हो और सरकार बनेगी और निश्चित रूप से विकास का कार्य होगा। धन्यवाद। रंजन जी। बगहा 2 के हम विश्वस्तरीय अध्यक्ष भी हैं, और बिहार गवर्नमेंट की जितना योजना है किसी भी जगह पे हो, उसका काम करने के लिए हमको बैठाया गया है। बिहार गवर्नमेंट का जितना योजना है, और मेरे भाई साहब बताए हैं कि खाद में 500 रुपया लिया जाता है, अवैध वसूली कर रहे हैं दुकानदार। तो आपको बताना चाहेंगे, आपके न्यूज में ही 2 दिन पहले इस रिपोर्ट को निकाला गया है, और जनता के द्वारा आवेदन दिया गया है कि 500 रुपया वसूली फलाना दुकान कर रहा है, तो तुरंत का तुरंत उसका जो लाइसेंस रद्द करवा दिया गया। यही सरकार का विकास है। लगातार उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 400 के बदले पेंशन जो था 400 को बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया, यही विकास है। 125 रुपया यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। विकास है तो क्या बताइए आप। लगातार विकास सरकार कर रही है। ठीक है, शत्रुघ्न जी। इस बार चुनाव में हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे, सरकार बनाएंगे। रही बात ये लोग भाई बता रहे थे, देखिए जो 10 साल में काम हुआ है, इस जहाँ बैठे हैं गोल चौक पर,
यहाँ से लेकर और मदनपुर मोड़ तक जो रोड बना है ये 2015 से पहले का बना हुआ है। और वहीं वो मदनपुर मोड़ से और पनियावा जाने के लिए दिल्ली कैंप तक आज तक नहीं बना वो रोड। आज तक जैसे था वैसे ही रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट का मामला है, तो एक बात यहाँ दर्शक लोग भी बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि गोलघर से लेकर और मदनपुर मोड़ तक ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है कि उस मोड़ से लेकर और दिल्ली कैंप तक ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है? क्या परेशानी है कि आज तक वो नहीं बना? दूसरी बात हम बताना चाहते हैं, यहाँ चंपापुर गोनौली पंचायत के मलकौली मनोर नदी पर आज तक पुल का व्यवस्था नहीं है, पुल नहीं है। बाढ़ आता है, बारिश होता है तो लोगों को दूसरे रास्ते से घूम कर आना पड़ता है, जिसमें 2 गांव आता है, गोड़ार और सखुअनवा। आज भी वहाँ पुल नहीं है। बारिश जब होगा तो लोग जैसे तैसे मैंने कहीं दूसरे रास्ते से आए या उस नदी को तैर कर आना पड़ता है, अपने जान को जोखिम में डाल कर आना पड़ता है। और सिंचाई और स्वास्थ्य शिक्षा ये तो देखिए रहे हैं क्या व्यवस्था है। सबसे पहली मुद्दा है पलायन का। आज इस मैंने पूरे बिहार में है, लेकिन जहां हम लोग बैठे हैं वहां भी इस बात को रखना चाहिए ना। यहाँ के भी नौजवान सब अन्य राज्यों में पलायन कर रहा है। ये सरकार से मेरी बात है, ये विधायक जी चाहे एमपी जी का एक ठो बात नहीं है कि एक उद्योग लगा देंगे और यहाँ रोजगार देगा। इस सरकार का बात है कि क्यों पलायन हो रहा है। गुजरात में इतनी फैक्ट्री लग रही है, क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती है? 20 सालों में अगर एक भी फैक्ट्री लगाए हों। आज कहने का देखिए बात है, पूरा जवानी बिहार का जो जवानी है ना अन्य राज्यों में बेकार हो रही है, लोग गुजारा भरा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा परेशानी है जो पलायन का, रोजगार नहीं है। लोग घर में ताला बंद करके पूरा बच्चे फैमिली लेकर आज पलायन कर रहे हैं बिहार का। यही जमीनी हकीकत विकास है। बाकी बार बार हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि हमको बता रहे थे कि हाँ विकास के काम में कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं काम तो हुआ है। काम देश बढ़ेगा जब हम टैक्स देंगे, जीएसटी भर रहे हैं, हर आगे देश बढ़ रहा है तो विकास तो होना ही है। अब दूसरी सरकार आएगी तो क्या रोड को कोड़ कर थोड़े फेंकवा देगी, खड्डा थोड़े बनवा देगी, इससे बेहतर बनाएगी। जो होगा इससे बेहतर होगा काम। ये थोड़े है कि जो सरकार जाए आएगी दूसरी तो इसको बेकार कर देगी। डेवलपमेंट ये थी, सब डेवलप होगा, ऐसा थोड़े बात है। ठीक है, चूंकि हम इस कार्यक्रम का अंत ही कर रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न जी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और अब इसका जवाब छोटा सा लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो वर्तमान विधायक है उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जवाब छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। जी उमेश जी। शत्रुघ्न जी ने सवाल किया। हमको लगता है कि विपक्ष में केवल विरोध करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। शत्रुघ्न जी से मेरा आग्रह है कि आपने जिस क्षेत्र के बारे में बताया है एक बार उधर का दौरा भी कर लीजिए। आपको मालूम है गोराड़ से लेके और मलकौली के बीच में 2 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र पड़ता है, 1.5 किलोमीटर का, जिस पर हम लोग जानते हैं कि पुल नहीं बनाया जा सकता है। तो हमने गोराड़ को सखुअनवा होते हुए मलकौली से जोड़ दिया। क्या यह बात झूठ है? गोराड़ आज मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है, सखुअनवा भी मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। ये उस समय की बात कह रहे हैं, आज से 7-8 साल पहले की बात कर रहे हैं। 7 साल पहले ही गोराड़ सखुअनवा होके मलकौली तक मुख्य सड़क से जुड़ गया था, और मलकौली के बाद गोनौली से लेके चमैनवा तक मुख्य सड़क से जोड़ा हुआ है, जो हमारे बगहा और वाल्मीकि नगर मुख्य पथ तक आता है। रह गई बात पुल की, तो पुल की जरूरत वहाँ नहीं है। आप घूमे रहते तो पता रहता कि पुल की सबसे ज़्यादा जरूरत गोनौली और मलकौली के बीच में मनोर नदी पे है। और अगर आप जानकारी लिए रहते तो पता चलता कि उसका अब तो अंतिम प्रक्रिया में टेंडर है। हमको लगता है कि 10 दिन के अंदर उस पर काम भी चालू होगा। देखिए, ये विकास की प्रक्रिया है, हम आपसे पहले ही बताए विकास की प्रक्रिया है। हमारे चुनाव तक जाते जाते कुछ काम ऐसे भी हमारे दिल में रह जाएंगे जो कागज में होंगे, अंतिम चरण में होंगे, लेकिन धरातल पर इसलिए नहीं होंगे कि आचार संहिता लागू हो गई होगी। तो हम अगर 100 काम लेके चल रहे हैं, 98 काम पूरा हो चुका है। 2 काम पर हमें भी ये नज़र है कि चुनाव से पहले मेरी पूरी हो जाती, और हम उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप 15 दिन के बाद वहाँ पे आइए। वहाँ पे हम लोग शिलान्यास करते हैं, उस शिलान्यास में आइए, आपका स्वागत है। और हम तो कहेंगे कि जितनी ताकत आप उन क्षेत्रों में लगा रहे हैं और केवल उस चीज़ को ढूंढने में लगा रहे हैं कि कहाँ कमी है, वो बहुत बेबाकी से आपने बताया भी कि काम भी हुआ है। हम यही चाहेंगे कि अब सब पुराना दिन छोड़िए, हम लोग के साथ आइए और चलिए विकास की एक नया गाथा लिखते हैं। ना आपको शिकायत होगी और हमें भी मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो इस समय हमारी मौजूदगी
महर्षि वाल्मीकि की धरती, मां सीता की शरणास्थली, लव कुश की जन्मस्थली में वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर वही वाल्मीकि नगर जो बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है, जो अपनी जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहां हमारे साथ वाल्मीकि नगर की जनता, उनके सामने उनके प्रतिनिधि, जनता ने जो समस्याएं रखी, अपने सवाल रखे, बड़े ही बेबाकी के साथ उनके प्रतिनिधियों ने उनका जवाब भी दिया है। उनकी समस्याओं पर भी बात हुई, सभी तरह के जवाब सवाल यहां किए गए और उन पर चर्चा हुई है। अब इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। कल अगले विधानसभा में हमारी मुलाकात होगी। पश्चिम चंपारण के अगले विधानसभा में हम रहेंगे, वहां अन्य अलग अलग चौराहों पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और फिर ऐसे ही किसी एक चौक चौराहों पे चौपाल लगेगी जहां वहां की जनता होगी और उनके सामने उनके प्रतिनिधि होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।